अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है अल्लामा शिबली नुमानी के की हालात ज़िंदगी और उसके साथ साथ उनके अदबी कारनामे और उनके सवाना निगारी का जायज़ा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अल्लामा शिबली नुमानी जो है वो उर्दू अदब की तारीख़ में बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं और उन्होंने जो है एक तरीके से कहें तो सवाने निगारी के मैदान में जो नई तर्ज डाली वो उर्दू अदब की जो सवाने निगारी है उसके लिए एक नया मोड़ लेकर आती है। जिस तरीके से उन्होंने जो सवाने निगारी है उसके मैदान में काम किया तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उससे पहले जो सवाने निगारी हमको मिलती हैं तो उसमें हमको सिर्फ क्या होता था जिसके ऊपर वो सवाने लिखी गई है उसके बारे में ही डिटेल दे दी जाती थी, लेकिन उसके साथ ना कोई दलील वगैरह हमको देखने के लिए नहीं मिलती थी। अगर इनके जो सबसे शाहकार कारनामे की हम बात करें तो वो है सीरतुन नबी, जिसमें इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवानें लिखी है और उसमें इन्होंने जो है कुरान, हदीस इन सब को लेकर मुदल्लल बहस की है और साथ-साथ जो है तारीख़ पर भी बात की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इन्होंने नई तर्ज डाली सवाना निगारी के मैदान में उससे जो है उर्दू अदब की जो सवाना निगारी थी उसमें एक नया मोड़ हमारे सामने पेश आता है और इसलिए जो है इनका नाम अहमियत का हामिल है। तो चलिए वैसे तो इनकी जो तसनीफ़ हैं वो अल-मामून है, अल-गज़ाली है, सीरतुन नबी है, ये सब इनकी सवाने निगारी हैं जो कुछ इन्होंने आम लोगों पर भी लिखी है और साथ-साथ जो सबसे मकबूल मारूफ़ जो इनकी एक तसनीफ़ है वो है सीरतुन नबी। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है हमारी उसमें हम बात करेंगे शिबली नुमानी के सबसे पहले हालात ज़िंदगी के बारे में और उसके बाद हम इनके कारनामों के ऊपर बहस करेंगे। तो चलिए जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। अल्लामा शिबली नुमानी की जो पैदाइश है वो मशरक़ी यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के गाँव बिंदौल में हुई। शिबली नुमानी की वलादत की तारीख़ 1 जून 1857 है। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। घराना आसूदा हाल था। ज़मींदारी, नील की तिजारत, ज़रिया मुआश और वकालत पेशा था। शेर व सुखन की महफ़िलें घर पर मुनक़िद हुआ करती थीं। खुद भी शेर व सुखन का ज़ौक़ रखते थे। चूँकि घराना मज़हबी था लिहाजा शिबली की तालीम का आगाज़ भी क़दीम मशरिक़ी तर्ज़ पर हुआ। कुरान की तालीम के बाद फ़ारसी की किताबें, अरबी की किताबें अव्वलन निसाब का हिस्सा बनी। जौनपुर और गाज़ीपुर के मदरसों के बाद आज़मगढ़ के अरबी मदरसे में मशहूर आलिम मौलाना फ़ारूक चिरियाकोटी के ज़ेर तरबियत तालीम मराहिल तय किए। फ़ारूक चिरियाकोटी ने उनको दरसियात की तालीम दी और शायरी व मौसीक़ी का ज़ौक़ भी उनकी सोहबत से पैदा हुआ। शिबली वालिद के हौसला अफ़ज़ाई के सबब मज़ीद तालीम के लिए घर से रवाना हुए और लखनऊ होते हुए रामपुर पहुँचे, जहाँ मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी की खिदमत में रहकर साल भर तक फ़क़ा और उसूल फ़क़ा की तालीम हासिल की। रामपुर से फ़राग़त के बाद उन्होंने लाहौर का क़सद सफ़र किया। ये सफ़र इंतहाई नासाज़गार माहौल में किया गया था और दुश्वारियों से भरा हुआ था, मगर उसके बावजूद इल्म का शौक़ उनकी तमाम सोबतों पर गालिब था। इस तरह 1876 में शिबली नुमानी रस्मी तालीम से 19 बरस में फ़ारिग़ हो गए। वालिद चूँकि ख़ुद वकालत करते थे लिहाजा उनका इसरार था कि शिबली वकालत सीखें ताकि मुआशी आसूदगी जारी रहे और ये पेशा वर्से तक मुंतकिल भी होता रहे। हालांकि शिबली अभी इल्मी कामों और तालीम रोज़गार में मसरूफ़ रहना चाहते थे। कशमकश भरे इस दौर में वालिद के इसरार पर उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास करना पड़ा। वकालत के बाद वालिद ने कलेक्टरी में कायम मकाम नकल नवीस की आर्जी मुलाजमत दिलवा दी। उसके बाद कुछ दिनों तक करकामीन की आसामी पर काम किया। इसके अलावा वालिद साहब की तिजारत में भी हाथ बटाते रहे।
اس کے بعد دور آتا ہے 1883 میں ماڈرن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی خالی جگہ پر انہوں نے ملازمت کے لیے درخواست دی اور علی گڑھ پہنچ کر خان بہادر محمد کریم ڈپٹی کلیکٹر علی گڑھ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ اس طرح جنوری 1883 کے آخری تاریخوں میں شبلی نعمانی کا عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر چنے گئے یا منتخب ہوئے۔ علی گڑھ میں شبلی نعمانی کا قیام 16 برس تک رہا۔ اس دوران انہوں نے مختلف علوم سے واقفیت حاصل کی، مغربی ادب کا مطالعہ کیا، جدید دور کے سماجی، تہذیبی، علمی اور ادبی احکامات روشناس ہوئے، تحریر اور تصنیف کے ضابطوں اور تقاضوں سے واقف ہوئے۔ غرض علی گڑھ کی علمی و ادبی فضا اساتذہ کرام خاص طور سے سر سید کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مورخ اور عمدہ سوانح نگار رہے، ایک ماہر خطیب یعنی کہ خطبہ پڑھنے والا اور مصنف کی حیثیت ان کو حاصل ہوئی۔ اردو کے اہم ناقدین اور شاعر و ادیب کہلائے، یعنی یوں کہیں کہ ان برکات و فیض کے نتیجے میں علامہ بنے اور شمس العلماء کے خطاب سے نوازے گئے۔ شبلی نعمانی کی علی گڑھ سے وابستگی کا علی گڑھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ انہوں نے کالج اور علی گڑھ تحریک کے فروغ اور استحکام میں بھی بھرپور تعاون پیش کیا، جب تک کہ اپنی تصانیف کالج کی نظر کر دی تاکہ کالج کو اشاعت سے فائدے کا مقام ملے۔ ان کا اصلاحی اور افادی مقصد بھی سر سید تحریر ہی کی دین ہے۔ پروفیسر آرنالڈ کے مشورے سے 26 اپریل 1892 میں علی گڑھ سے نکل کر قسطنطنیہ، بیروت، بیت المقدس اور قاہرہ کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کا یہ لمبا سفر علمی اور ادبی ذوق کے اطمینان کے سبب تھی۔ آب و ہوا کی خوشگوار تبدیلی نے جہاں ان کی صحت کو بحال کیا، وہیں سیاسی، علمی اور تعلیمی اعتبار سے اس سفر کی حیثیت مستند ہو گئی۔ انگریزوں کے رویے کے وہ شروع سے مخالف تھے۔ اس سفر نے انگریزوں سے نفرت میں اضافہ اور ترک قوم سے محبت پیدا کر دی۔ انہوں نے قسطنطنیہ اور قاہرے کے کتب خانوں کی سیر کی اور ان کا عمیق نظریوں سے جائزہ لیا، جس نے ان کے ذہن و افق کو وسعت عطا کی۔ ان کے ذہن میں ایک ایسا نصاب کا خاکہ تیار ہوا جو قدیم اور جدید علوم پر مشتمل ہوتا کہ دین و دنیا کی ترقی ہوتی رہے۔ دوران سفر کتب خانوں سے وہ ایسے اقتباسات بھی تلاش کر لائے جس سے انہوں نے پسندیدہ تصانیف کی ترتیب میں مدد لی۔ نومبر 1892 میں ان کی واپسی ہوئی اور انہوں نے اپنا اہم ترین سفر ملک مصر و روم ترتیب دیا۔ یہ سفرنامہ اپنی ایک مستقل ادبی حیثیت رکھتا ہے اور بعد کے سفرنامہ نگاروں کے لیے رول ماڈل کے طور پر موجود ہے۔ اس سفر سے واپسی کے بعد 1893 میں کانپور میں چند دانشوروں علم و مذہب نے ندوۃ العلماء کے نام سے ایک انجمن قائم کی، جس کا مقصد قدیم تعلیم کی اصلاح، مدارس اسلامیہ کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا کرنا اور مختلف اسلامی فرقوں کے درمیان ایک نوع کی ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ چونکہ شبلی کے ذہن میں خود ایک ایسی ہی نصاب کا خاکہ اور ایسی قسم کی منصوبہ بندی تشکیل پا چکی تھی، لہٰذا وہ اس تحریک کے سرگرم رکن بن گئے۔ 1896 میں انہوں نے حیدرآباد کا سفر حاصل کرنے کی غرض سے کیا تاکہ وہ تصنیف و تالیف کے کام میں پوری طرح مصروف ہو سکیں۔ نواب کارالامورا سید علی بلغرامی کی سفارش کے نتیجے میں ستمبر 1896 میں نظام حیدرآباد میر محبوب علی خاں کے سرکار سے
100 रुपये माहवार का वजीफ़ा उनके नाम से जारी हो गया और इस तरह उनका ताल्लुक अलीगढ़ से बराए नाम रह गया। 1898 में वो अलीगढ़ कॉलेज की मुलाजमत से मुकम्मल तौर पर नौकरी छोड़ दी। मुलाजमत से नौकरी छोड़ने के कुछ अरसे बाद ही शिबली के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया और वो तरह तरह के मुआशी और घरेलू मसाइल का शिकार हो गए। 1914 में शिबली नोमानी के छोटे भाई मोहम्मद इसहाक वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट का चंद रोज़ की गुलामत के बाद इंतकाल हो गया। शिबली नोमानी के लिए ये सदमा बेहद दर्दनाक था। वो इस हादसे से पूरी तरह टूट गए। उस दौरान वो सीरतुन नबी की तसनीफ़ में मशगूल थे। वो हर तरफ से किनारा कशी इख्तियार करके आज़मगढ़ वापस चले गए। उनका इरादा आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन को कायम करने का था। अभी ये इरादा इब्तदाई मराहिल में ही था कि शिबली नोमानी 18 नवंबर 1914 को इंतकाल फरमा गए। अब हम बात करेंगे अल्लामा शिबली नोमानी की सवानह निगारी के बारे में कि किस तरीके से जो है उन्होंने जो सवाना निगारी है वो लिखा है और क्यों उर्दू अदब की तारीख में देखा जाए और वो भी खुसूसन सवाना निगारी में उनका क्यों नाम अहम है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है तो वो यही है कि उन्होंने जो भी कुछ अपनी तसनीफ़ में पेश किया वो दलील के साथ पेश किया है। जैसे कि उनकी एक बहुत मशहूर जो किताब का मैंने शुरुआत में ज़िक्र करा था, सीरतुन नबी, वो शुरू से लेके आखिर तक जो है मुदल्लल है, दलीलों के साथ उसमें बहस की गई है और सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि हदीस और भी बहुत सारी चीज़ों से इस्तिफ़ादा उन्होंने किया है। और तो इस तरीके से लगता है कि जैसे कि वो तारीख़ बयान कर रहे हैं और उनका जो बयान था ऐसा है मानो कि मुहाकात से ज़्यादा उन्होंने काम लिया है, यानी कि तस्वीर कशी से। इस तरीके का बयान है कि लगता है कि सब कुछ आँखों के सामने जैसे चल रहा हो। चलें आगे बात करते हैं हम अल्लामा शिबली नोमानी की सवानह निगारी के बारे में। तो अल्लामा शिबली नोमानी बेक वक़्त उर्दू और फ़ारसी ज़बान के शायर, नज़्म गो और गज़ल गो, अदीब, मुअर्रिख़, सवानह निगार और सीरत निगार, नाक़िद और मुहक़्क़िक़, अज़ीमुश्शान अज़ीम इंशा परदाज़ यानी कि नस्र निगार, मज़मून निगार और मक़ाला नवीस सफ़रनामा निगार थे। उन्होंने उर्दू की अज़ीम तरीन सवानह तज़ानीफ़ अल-मामून, अल-ग़ज़ाली, अल-फ़ारूक़, सवानह मौलाना रूम और सीरतुन नबी पेश की, जिनसे उर्दू सवानह निगारी का दामन बहुत वसी हो गया यानी कि और ब्रॉड हो गया। अल्ताफ़ हुसैन हाली के हम असर, सर सैयद तहरीक के रूह रवा और उर्दू के अज़ीम इंशा परदाज़ होने के साथ साथ वो उर्दू के अज़ीम सवानह निगार भी हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद शिबली नोमानी उर्दू के अज़ीम सवानह निगार हैं जिन्होंने फ़न सवानह निगारी के जदीद उसूल ज़ाब्तों के तहत उर्दू की अज़ीम सवानह उमरियाँ पेश की। सर सैयद तहरीर से वाबस्तगी का ही नतीजा था कि हाली के अलावा शिबली ने भी अपनी सवानह तज़ानीफ़ का मकसद इस्तिलाही और इफ़ादी रखा। लिहाजा उनकी सवानह तज़ानीफ़ के तमाम किरदार नुकूस और दुनिया के अज़ीम अफ़राद हैं जिनको आइडल बनाकर अफ़राद या फिर मुआशरे अपनी तामीर कर सकते हैं। हाली की ही तरह शिबली में तारीख़ी उन्सुर की शुमूलियत बहुत होती है, लिहाजा वो सवानह के साथ साथ तारीख़ भी मालूम होने लगती है। यानी कि इस तरीके से वो सवानह लिखते हैं कि उस दौर की तारीख़ जो है वो भी हमारे सामने वाज़ेह हो जाती है। शिबली के मुकाबले हाली का सवानह शऊर यकीनन ज़्यादा पुख्ता है। उसकी वजह ये है कि शिबली सवानह निगार होने से कहीं ज़्यादा मुअर्रिख़ हैं, यानी कि तारीख़ निगार हैं, तारीख़ में उनको ज़्यादा दिलचस्पी थी। शिबली नोमानी की तमाम सवानह तज़ानीफ़ में ज़मानी और मकानी दूरी पाई जाती है। मुसन्निफ़ और किरदारों का ज़माना और वक़्त में सदियों का फ़र्क पाया जाता है और इसी तरह हर किरदार मुसन्निफ़ की ज़मीन और मिट्टी से बहुत दूर है। उसे सवानह निगार के उसूलों से पेश नज़र एक ख़ामी तसव्वुर किया जा सकता है। मवाद की फ़राहमी शिबली की सवानहों ख़ास तौर पर अल-फ़ारूक़ और सीरतुन नबी की अहम ख़ुसूसियत है।
इस खसूसियत ने ज़मानी और मकानी बाद को बड़ी हद तक कम कर दिया है। शिबली की मुहक्किकाना नज़र ने मवाद की फराहमी में कोई कमी वाक़ई नहीं होने दी। वाक़यात की तरतीब, वाक़यात का इंतखाब एक उम्दा सवानेह उम्री की अहम खसूसियत होती है। अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी तमाम तसानीफ़ में इसका एहतमाम किया है। वो वाक़यात का ऐसा इंतखाब करते हैं जिससे किरदार के तमाम पहलू उजागर हो जाएं। वो वाक़यात की मुनासिब तरतीब यानी कि तारीख़ी तरतीब का बेहद सलीका रखते हैं। इसीलिए उनकी तसानीफ़ क़ारी पर गहरा असर कायम करती हैं और एक किरदार की जानदार तस्वीर सामने आ जाती है। गैर जानिबदारी और बेतासुबी उनकी तमाम सवानों की अहम खसूसियत है। वो किरदारों की अक़ीदत रखने के बावजूद बड़ी दियानतदारी और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी से मुतालिक मालूमात दर्ज करते हैं। सदाकत बयान अल्लामा शिबली नोमानी की तमाम तर सवानों की अहम तरीन खसूसियत में से है। वो जो भी तफसीलात पेश करते हैं उनमें सच्चाई और सदाकत होती है। शिबली ने अपनी सवाने उम्रियों में उन तमाम तजुर्बात को समेटने की कोशिश की है जिससे साहब सवाने की शख्सियत और किरदार नुमायाँ हो जाए। शिबली ने महज किरदार को ही बुनियाद नहीं बनाया बल्कि किरदारों के साथ उसके अहद, माहौल और उसके इर्द गिर्द तमाम जुज़ियात को इस तरह पेश किया है कि शख्सियत के साथ पूरी अहद का जीता जागता नक्शा नज़रों के सामने फिर आ जाता है। शिबली की तमाम तसानीफ़ बेहद साइंटिफिक और मुदल्लल होती हैं। वो वाक़यात की तलाश व जस्तजू में एक मुहक्किक का रवैया इख्तियार करते हैं और पेशकश की सतह पर जब वो किरदार या फिर शख्सियत का तजज़िया करते हैं तो अपने बयानात की तस्दीक में वो दलाइल पेश करते हैं। शिबली का उसलूब उनकी सवाने उम्रियों का बेहद अहम वस्फ़ है। उनका शगुफ्ता अंदाज़े बयान सवाने को बेहद मुतासिर बना देता है। पुख्तगी और तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छूटता। जमालियाती कशिश के साथ सलीकामंदी और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ उनकी तहरीरों को एक नया रंग अता करते हैं। शिबली की तमाम सवाने तसानीफ़ ख़ास तौर पर अल-फ़ारूक मंदरजा वाला तमाम खूबियों से सजी हुई है। ये शिबली नोमानी की सबसे उम्दा सवाने तसनीफ़ है। और इसके अलावा अगर सीरत निगारी के मैदान में बात की जाए तो सीरतुन नबी उनकी सबसे अहम तरीन जो तसनीफ़ है वो बनकर सामने आती है। तो उम्मीद करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और होप सो एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।